हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नीट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और भूगोल विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ये देखिए मेरे द्वारा लगभग 1 महीने से कराए जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक जो है भूगोल के 22 क्लासेस को कर लिया है। और 22 क्लासेस में मैंने आप लोगों को भारत के भूगोल से, भौतिक भूगोल से, आर्थिक भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको करवाया है। आज की क्लास में देखिए जो है हम लोग आर्थिक भूगोल के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इसके पिछली क्लास में देखिए मैंने आप लोगों को मानव भूगोल से भी संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दिया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को जिस तरीके से कराए जा रहे हैं, ये देखिए परीक्षाओं में उसी तरीके से पूछे जाते हैं। इनको देखिए क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम में जो पूछने का तरीका होता है, कहीं कहीं देखिए क्रोनोलॉजिक टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहीं स्टेटमेंट टाइप का पूछ लिया जाता है, कहीं देखिए जो आपको अरेंजमेंट के लिए पूछ लिया। तो आपको इन सब चीज़ों का अगर अच्छे तरीके से नॉलेज रहेगा तो आप उन सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो आज की क्लास को देखिए हम लोग को जो करना है, ये देखिए आपकी भूगोल की संपूर्ण रूप से 23वीं क्लास है। और इस 23वीं क्लास में हम लोगों को मिट्टी से संबंधित, संसाधनों से संबंधित और कुछ और भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो संसाधनों के संरक्षण से संबंधित, इन सारी चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से प्रश्नों के रूप में प्रैक्टिस करना है और उसी तरीके से करना है जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इन सारे प्रश्नों को एक एक करके प्रैक्टिस किया जाए। आप लोग देखिए इतने दिनों से मैं आप लोगों की सारी क्लासेस करा रहा हूं, तो आप लोग इसको महत्वपूर्ण मानिए, इंपॉर्टेंट समझिए और इनका प्रैक्टिस करिए। और भी जगह से आपको अगर प्रश्नों को मिल रहा है सॉल्व करने के लिए तो उसको भी करिए। कोई प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए जिसमें क्या हो कि बहुत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हों, तो उनको सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपके विषय पे पकड़ मजबूत होगी और एग्जाम में आने वाले डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग को आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना है। आर्थिक भूगोल से संबंधित देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने भारत का भूगोल जब अध्ययन किया था तो उसमें देखा था, लेकिन ये आर्थिक भूगोल का जो प्रश्न होगा ये देखिए संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो वैश्विक भूगोल से रिलेटेड होता है। तो इसको भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग को क्या क्या देखना है, संसाधन और उनके वर्गीकरण के बारे में, मृदा संसाधन के बारे में, ऊर्जा संसाधन के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में, उद्योग और कृषि के बारे में। यानी इतनी सारी चीजों से संबंधित आपका जो ये पूरी क्लास का जो है प्रैक्टिस सेट है, इसमें 60 प्रश्न आपके दिए गए हैं। इन 60 प्रश्नों को हम लोग को 2 भागों में करना है। 30 प्रश्न एक क्लास में, 30 प्रश्न इसके आगे वाली क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में पहले के जो शुरुआत के 30 प्रश्न है उनको सॉल्व किया जाए, बाकी प्रश्नों को अगली क्लास में किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास का आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है कि संसाधन क्या है, यानी संसाधन किसे कहते हैं। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया मानव निर्मित वस्तुएं, दूसरा दिया प्रकृति द्वारा प्रदत्त या मानव द्वारा विकसित उपयोगी वस्तुएं, तीसरा दिया केवल प्राकृतिक वस्तुएं और चौथा दिया केवल मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं। तो संसाधन का मतलब देखिए होता है केवल मानव द्वारा निर्मित नहीं, केवल प्राकृतिक वस्तुएं नहीं, मानव निर्मित वस्तुएं नहीं, बल्कि क्या होता है प्रकृति के द्वारा भी प्रदत्त और मानव के द्वारा भी निर्मित जो उपयोगी वस्तुएं हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि संसाधन वे वस्तुएं या साधन हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित, दोनों प्रकार के, यानी केवल प्राकृतिक नहीं होंगे, केवल मानव नहीं, बल्कि दोनों प्रकार के। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, संसाधनों का प्रमुख वर्गीकरण कौन सा है। पहला देखिए दिया है जैविक और अजैविक, प्राकृतिक और मानव निर्मित, अक्षय एवं अनक्षय या उपरोक्त सभी। तो संसाधनों का देखिए वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उनके निर्माण के आधार पर, उनके समाप्यता के आधार पर। तो क्या होगा इसका, ये तीनों होंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि संसाधनों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति, उपयोगिता और उपलब्धता के आधार पर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिए, देखिए अक्षय संसाधन का उदाहरण है, यानी ऐसा संसाधन जो रिन्यूएबल है, अक्षय है,
उसका उदाहरण देखिए क्या है, पेट्रोलियम, कोयला, सूर्य ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो अक्षय ऊर्जा संसाधन जिसका क्षय न हो, जो खत्म न हो, वो संसाधन देखिए पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, कोयला हो सकता है, प्राकृतिक गैस, बल्कि सौर ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा है वो देखिए एक प्रकार का अक्षय संसाधन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। देखिए सही उत्तर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि सूर्य ऊर्जा निरंतर उपलब्ध रहती है और इसका पुनः निर्माण संभव है, अतः यह अक्षय संसाधन माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, मानव संसाधन का अर्थ है। मानव संसाधन का अर्थ क्या है? पहला देखिए दिया भूमि और जल, दूसरा दिया जीव जंतु, तीसरा दिया मानव की योग्यता, कौशल और श्रम, और चौथा दिया ऊर्जा और खनिज। तो मानव संसाधन देखिए क्या है, ऊर्जा और खनिज नहीं, जीव जंतु नहीं, भूमि और जल नहीं, बल्कि मानव की योग्यता, कौशल और श्रम जो है ये क्या कहलाते हैं, मानव संसाधन, यानी ह्यूमन जो है रिसोर्स। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए सही उत्तर है सी। व्याख्या क्या होगा कि मानव संसाधन का आशय मानव की ज्ञान, तकनीकी, कौशल, स्वास्थ्य आदि क्षमताओं से होता है, यानी मनुष्य के अंदर इतनी सारी जो क्षमताएं होती हैं उसी को क्या कहा जाता है, मानव संसाधन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है यही पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया जल, दूसरा दिया मृदा, तीसरा दिया सड़कें, चौथा दिया वायु। तो इसमें से देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या नहीं है, जल प्राकृतिक है, मृदा भी प्राकृतिक है, वायु भी है, सड़कें जो है वो मानव निर्मित है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि सड़कें जो है मानव निर्मित हैं, इसीलिए वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन देखिए दिया गया संसाधनों की अनंतता के कारण, दूसरा दिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता बनाए रखने हेतु, तीसरा दिया आर्थिक विकास को रोकने हेतु, और चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसाधनों का संरक्षण देखिए क्या होगा, संसाधनों की अनंतता के कारण ये नहीं होगा, आर्थिक विकास रोकने के लिए नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, बल्कि क्या होगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता बनाए रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि संसाधनों का संरक्षण जो है सतत विकास के लिए आवश्यक है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, सतत विकास का तात्पर्य है। पहला देखिए दिया है केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति, भविष्य की परवाह किए बिना विकास, वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं का संतुलित विकास, और चौथा दिया है केवल आर्थिक विकास। तो सतत विकास का तात्पर्य क्या होता है, केवल आर्थिक विकास नहीं, भविष्य की परवाह किए बिना विकास नहीं, केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, बल्कि क्या होगा, वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं का संतुलित विकास, यानी वर्तमान का भी ख्याल रखना है और भविष्य का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि सतत विकास का उद्देश्य है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता ना हो। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि संसाधनों के दुरुपयोग से क्या होता है। अगर कोई संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है तो उससे क्या होता है। पहला देखिए दिया संतुलन बना रहता है, दूसरा दिया पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है, तीसरा दिया संसाधनों की वृद्धि होती है, और चौथा दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो संसाधनों के दुरुपयोग से देखिए कोई प्रभाव नहीं, ये गलत होगा, संसाधनों की वृद्धि ये भी गलत होगा, संतुलन बना रहता है ये भी गलत, बल्कि क्या होगा, पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरणीय असंतुलन और पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, मानव ही संसाधन सृजन करता है, यह कथन किसने दिया, यानी किसने कहा कि मानव ही संसाधनों को सृजित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए जूलियन साइमन, कार्ल मार्क्स, माल्थस, डार्विन। तो मानव ही संसाधन सृजन करता है यह कथन देखिए डार्विन का नहीं है, माल्थस का नहीं है, कार्ल मार्क्स का नहीं, बल्कि किसका है, जूलियन साइमन का है।
इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जूलियन साइमन ने कहा कि मानव संसाधन ही सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि वही अन्य संसाधनों का उपयोग और विकास करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, प्राकृतिक संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार संभव है, यानी प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग कैसे संभव बनाया जा सकता है। तो पहला देखिए दिया अंधाधुंध दोहन द्वारा, दूसरा दिया वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध उपयोग के द्वारा, तीसरा दिया संसाधनों की उपेक्षा करके, और चौथा दिया केवल उपभोग बढ़ाकर। तो प्राकृतिक संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग देखिए कैसे संभव है, अंधाधुंध दोहन के द्वारा नहीं, संसाधनों की उपेक्षा करके नहीं, केवल उपयोग बढ़ाकर नहीं, बल्कि क्या करना है, वैज्ञानिक और योजनाबद्ध उपयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है, संसाधनों का वैज्ञानिक और योजनाबद्ध उपयोग ही उनके संरक्षण और सतत विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, यानी मिट्टी कैसे बनती है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया जैविक अपघटन, दूसरा दिया अपक्षय, तीसरा दिया अपर्दन, चौथा दिया जमाव। तो मृदा का निर्माण देखिए कैसे होता है, जमाव से नहीं, अपर्दन से नहीं, जैविक अपघटन से नहीं, बल्कि किससे होता है, अपक्षय से। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी, क्योंकि चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो उसी से क्या होती है, मिट्टी निर्मित होती है। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय, जलवायु, जीव जंतुओं और समय के प्रभाव से धीरे धीरे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए लाल मृदा, दूसरा दिया जलोढ़ मृदा, तीसरा दिया है काली मृदा, चौथा दिया लैटराइट मृदा। तो विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वो देखिए लाल मृदा नहीं है, काली मृदा नहीं है, लैटराइट नहीं, बल्कि कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जलोढ़ मृदा में खनिज तत्व अधिक मात्रा में होते हैं और यह सिंचाई योग्य भूमि होती है, इसलिए यह अत्यधिक उपजाऊ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, ह्यूमस क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए मृदा में नमी, मृदा का खनिज भाग, मृदा में सड़ी गली जैविक सामग्री, और चौथा दिया मृदा का जलांश। तो ह्यूमस देखिए क्या है, मृदा का जलांश नहीं, मृदा का खनिज भाग नहीं, मृदा में नमी नहीं, बल्कि क्या है, मृदा में सड़ी गली जैविक सामग्री। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि ह्यूमस जो है सड़ी गली जैविक वस्तुएं होती हैं जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, काली मृदा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी काली मृदा किस अन्य नाम से जानी जाती है। तो पहला देखिए दिया लेटराइट मृदा, दूसरा दिया रेगुर मृदा, तीसरा दिया पाटजौल मृदा, और चौथा दिया है चौक मृदा। तो काली मृदा को देखिए चौक मृदा नहीं, पाटजौल मृदा नहीं, लेटराइट मृदा नहीं, बल्कि किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक, सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है और मुख्यतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है उन्हीं क्षेत्रों में यह मिट्टी मिलती है। जैसे अपने भारत में देखिए जो दक्कन का क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी के उद्गार से इस मिट्टी का निर्माण हुआ था प्राचीन काल में, और वहीं पर देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास की खेती होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है, यानी मृदा अपरदन का कारण क्या है। पहला देखिए दिया वनीकरण, दूसरा दिया वनों की कटाई, तीसरा दिया मृदा संरक्षण, और चौथा दिया सिंचाई व्यवस्था। तो मृदा अपरदन का जो प्रमुख कारण है देखिए सिंचाई व्यवस्था नहीं, मृदा संरक्षण नहीं, वनीकरण नहीं, बल्कि क्या है, वनों की कटाई। वनों की कटाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होने से मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि वनों की कटाई से भूमि खुल जाती है जिससे वर्षा और हवा जो है मृदा को बहाकर ले जाती है।
यही मृदा अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, यानी मृदा को कैसे संरक्षित किया जाता है। तो पहला देखिए दिया अत्यधिक चराई, दूसरा दिया है समोच्च जुताई, तीसरा दिया है अधिक वर्षा और चौथा दिया है कीटनाशक छिड़काव। तो मृदा का संरक्षण का जो सर्वोच्च तरीका है वो देखिए कीटनाशक छिड़काव नहीं, अधिक वर्षा नहीं, अत्यधिक चराई नहीं, बल्कि क्या है समोच्च जुताई। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि समोच्च जुताई में भूमि की ढाल के समानांतर जुताई की जाती है, जिससे क्या होता है जल बहाव रुकता है और अपरदन कम होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है, कौन सी मृदा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बनती है, यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो कौन सी मिट्टी बनती है। तो पहला देखिए दिया लेटराइट मृदा, दूसरा दिया जलोढ़ मृदा, तीसरा दिया काली मृदा, चौथा दिया पीली मृदा। तो वह मृदा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की वजह से बनती है वो देखिए पीली मृदा नहीं है, काली नहीं है, जलोढ़ नहीं, बल्कि कौन सी है लेटराइट मृदा। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि लेटराइट मृदा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तीव्र अपक्षय और अधिक वर्षा से बनती है तथा इसमें लौह की मात्रा अधिक होती है, यानी लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, मिट्टी का सबसे ऊपरी उपजाऊ भाग कहलाता है, यानी मिट्टी के जो सबसे ऊपर का उपजाऊ भाग होता है उसको क्या कहा जाता है। पहला देखिए दिया बेड रॉक, दूसरा दिया उपमृदा, तीसरा दिया शीर्ष मृदा और चौथा दिया कोर। तो मिट्टी का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है जो उपजाऊ होता है वो देखिए कोर नहीं है, उपमृदा नहीं है, बेड रॉक नहीं, बल्कि क्या है शीर्ष मृदा, टॉप सॉइल है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि शीर्ष मृदा में अधिक ह्यूमस और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे क्या है यह सबसे उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, रेतीली मृदा की विशेषता है, यानी रेतीली मृदा की क्या खासियत है। तो पहला देखिए दिया जल धारण की क्षमता अधिक, जल धारण क्षमता कम, अत्यधिक उर्वरता, जैविक पदार्थों की अधिकता। जो रेतीली मिट्टी होती है, जो बलुई मिट्टी होती है, उसकी देखिए विशेषता क्या होती है, जैविक पदार्थों का अधिकता नहीं, अत्यधिक उर्वरता नहीं, जल धारण क्षमता अधिक नहीं, बल्कि जल धारण क्षमता कम होती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि रेतीली मृदा में कण बड़े होते हैं, जिससे जल शीघ्र निकल जाता है, अतः इसमें जल धारण क्षमता जो है बहुत कम होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है, किस प्रकार की मृदा में लवणों की अधिकता होती है, यानी लवण मतलब नमक सबसे ज्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया क्षारीय मृदा, दूसरा दिया लाल मृदा, तीसरा दिया जलोढ़ मृदा और चौथा दिया है काली मृदा। तो वह मिट्टी जिसमें नमकों की या लवणों की समस्या अधिक होती है, ज़्यादा होती है, वो देखिए कौन सी है, काली मृदा नहीं, जलोढ़ मृदा नहीं, लाल मृदा नहीं, बल्कि क्षारीय मिट्टी, यानी क्षारीय मिट्टी में नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि क्षारीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम जैसे लवण यानी नमकों की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसकी जो औसत उर्वरता है वो कम हो जाती है, यानी उर्वरता इसकी कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, ऊर्जा संसाधन क्या है, यानी एनर्जी रिसोर्स किसी कहा जाता है। तो पहला देखिए दिया केवल खनिज पदार्थ, दूसरा दिया वे स्रोत जो शक्ति प्रदान करते हैं, तीसरा दिया कृषि उत्पाद और चौथा दिया वन उपज। तो ऊर्जा संसाधन देखिए क्या होते हैं, वन उपज नहीं, कृषि उत्पाद नहीं, केवल खनिज पदार्थ नहीं, बल्कि वे स्रोत जो शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि ऊर्जा संसाधन वे स्रोत हैं जिनसे हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर ऊर्जा इत्यादि। इनसे क्या होता है कि हमें ऊर्जा मिलती है और कार्य करने की शक्ति इन्हीं से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। तो पहला दिया कोयला, दूसरा दिया प्राकृतिक गैस, तीसरा दिया सौर ऊर्जा, चौथा दिया पेट्रोलियम।
तो इसमें से देखिए अक्षय ऊर्जा क्या है, कोयला नहीं, प्राकृतिक गैस नहीं, पेट्रोलियम नहीं, सौर ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो निरंतर उपलब्ध है, अतः यह अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए दिया है, कोयले का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है, यानी कोयला कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला देखिए दिया कृषि, दूसरा दिया निर्माण कार्य, तीसरा दिया विद्युत उत्पादन, चौथा दिया वस्त्र उद्योग। तो कोयले का प्रमुख उपयोग देखिए कहाँ पर होता है, वस्त्र उद्योग में नहीं, निर्माण कार्य में नहीं, कृषि में नहीं, बल्कि विद्युत उत्पादन में यानी पावर जनरेशन में बहुत ज्यादा होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि विश्व की अधिकांश बिजली जो है वह कोयले से चलने वाली तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होती है, यानी ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं वहीं कोयले से बिजली बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, यानी पेट्रोलियम काला सोना क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका रंग काला होता है, दूसरा यह अत्यंत मूल्यवान है, तीसरा यह धातु है और चौथा यह जल में घुलनशील है। तो पेट्रोलियम को काला सोना देखिए किस लिए कहा जाता है, यह जल में घुलनशील इसलिए नहीं, यह धातु है इसलिए नहीं, इसका रंग काला होता है इसलिए, बल्कि ये क्या है, यह अत्यंत मूल्यवान है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या है, पेट्रोलियम का रंग काला होता है और यह अत्यंत मूल्यवान ऊर्जा संसाधन है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है। विश्व के सबसे बड़ा तेल उत्पादन करने वाला देश का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया रूस, दूसरा दिया सऊदी अरब, तीसरा दिया अमेरिका, चौथा दिया चीन। तो विश्व का सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक देश है वो देखिए रूस नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, चीन नहीं, यानी वर्तमान में इन तीनों में से कोई नहीं है, बल्कि कौन सा है, अमेरिका है, यूएसए। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है, उसके बाद देखिए सऊदी अरब और रूस का स्थान आता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, जल विद्युत किससे प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है कोयला, दूसरा दिया बहते जल से, तीसरा दिया पवन से, चौथा दिया सूर्य से। तो जल विद्युत ऊर्जा देखिए सूर्य से नहीं, पवन से नहीं, कोयले से नहीं, बल्कि किससे होती है, बहते हुए जल से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जल विद्युत शक्ति जो है बांधों में संचित जल को टरबाइन घुमाने के लिए प्रयोग करके प्राप्त की जाती है, यानी जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं वहां से देखिए बहुत तेज गति से पानी नीचे गिरता है, तो वहां पर टरबाइन लगाए गए रहते हैं, उन्हीं टरबाइन से क्या होता है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, पवन ऊर्जा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है, यानी पवन ऊर्जा कहाँ पे उपयोग की जाती है प्रमुखता से। तो पहला देखिए दिया परमाणु संयंत्रों में, दूसरा दिया विद्युत उत्पादन में, तीसरा दिया सिंचाई में, चौथा दिया भवन निर्माण में। तो पवन ऊर्जा का देखिए प्रमुख रूप से उपयोग जो है भवन निर्माण में नहीं, सिंचाई में नहीं, परमाणु संयंत्रों में नहीं, बल्कि विद्युत उत्पादन में होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि पवन चक्कियों के माध्यम से वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी होती हैं, वहां पे जब तेज गति से हवा चलती है तो वो घूमती हैं, उनके घूमने की वजह से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। कौन सा ऊर्जा स्रोत परमाणु ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिससे परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहला देखिए दिया यूरेनियम, दूसरा दिया कोयला, तीसरा दिया सौर ऊर्जा, चौथा दिया प्राकृतिक गैस। तो वह ऊर्जा स्रोत जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करता है वो देखिए प्राकृतिक गैस नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है, कोयला नहीं है, बल्कि क्या है, यूरेनियम। यानी यूरेनियम से क्या होता है, परमाणु ऊर्जा प्रदान होती है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिकीय विखंडन से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
अगला प्रश्न देखिए दिया है, जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है, यानी जैव ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो पहला देखिए दिया खनिज पदार्थों से, दूसरा दिया वनस्पति एवं अपशिष्ट पदार्थों से, तीसरा दिया है धातुओं से, चौथा दिया है वायु से। तो जैव ईंधन देखिए वायु से नहीं, धातुओं से नहीं, खनिज पदार्थों से नहीं, बल्कि वनस्पति और अवशिष्ट पदार्थों से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जैव ईंधन पौधों, पशु अपशिष्टों और जैविक पदार्थों से बनता है जो पर्यावरण के अनुकूल होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऊर्जा संकट का प्रमुख कारण क्या है, यानी ऊर्जा संकट किस वजह से होता है। तो पहला देखिए दिया ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता से, दूसरा दिया ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग से, तीसरा दिया अक्षय ऊर्जा का अधिक उपयोग से, और चौथा दिया जनसंख्या में कमी। तो ऊर्जा संकट का जो प्रमुख कारण है वो देखिए, ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता नहीं है, अक्षय ऊर्जा का अधिक उपयोग नहीं है, जनसंख्या में कमी नहीं, बल्कि क्या है, ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग, यानी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है, ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा संसाधनों की कमी और असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है। ठीक, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में 30 प्रश्नों का हम लोगों ने बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी था। इसके बाद जो है बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और इन प्रश्नों को आप लोगों को देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, और भी जहाँ से भी आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं उनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आपका परीक्षा में अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में, किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट नज़र आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। अगर मैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि देखूंगा, पाऊंगा, तो उसको ज़रूर संशोधित करने के लिए करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।